अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। और इवन अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज अगर आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपको इसका मतलब काफ़ी सारे ऐसे वीक पॉइंट्स मिले जिन पे आपने अभी वर्क करना है, और अभी आपके पास पूरा एक मंथ है एम डी कैट कंडक्ट होने में। पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो टेस्ट था ये कम्प्लीटली आपकी 5 प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक से था। तो इसका मतलब अगर आपके इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स आपकी हुई हैं तो उसका क्या मतलब है भाई, उसका मतलब ये है कि यू हैव अ लॉट ऑफ वीक एरियाज टू फोकस ऑन। सही है। और दूसरी बात ये है कि आपकी इसमें जो भी मिस्टेक्स होंगी ज़्यादातर उनमें से सिली मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, कि जो आपने एमसीक्यू की स्टेटमेंट अच्छे से ना पढ़ के की होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला एमसीक्यू हमारा, आइसोपेंटाइल एल्कोहल इज एक्चुअली डैश हैविंग डैश गैमा हाइड्रोजन एटम्स। अब सबसे पहले तो आइसोपेंटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो। इसका स्ट्रक्चर है, देखो, आइसोपेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन है। अब 5 में से जब आइसो स्ट्रक्चर आता है तो आइसो में क्या होता है, एक मिथाइल ब्रांचिंग होती है। तो 4 तो कार्बन आप सीधा लाइन में लगाओगे और एक मिथाइल की ब्रांचिंग कराओगे। कहाँ पर? लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक मिथाइल की ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग हो गई। और फिर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे होगा? अगर आइसोपेंटाइल एल्कोहल है तो फंक्शनल ग्रुप होगा राइट साइड के टर्मिनल कार्बन पे, दैट इज ये वाला। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले तो देखो कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस कार्बन के साथ वो लगा होता है, उस कार्बन की डिग्री डिसाइड करती है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये कार्बन फर्दर सिर्फ इस एक कार्बन से अटैच्ड है। तो जो कार्बन फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो वो 1 डिग्री कार्बन होता है, और 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर OH लगा है तो दिस एल्कोहल इज अ प्राइमरी एल्कोहल। दिस एल्कोहल इज अ प्राइमरी एल्कोहल। सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कैंट बी क्लासिफाइड वैसे ही एलिमिनेटेड है। और प्राइमरी में 2 ऑप्शन है। अब गैमा हाइड्रोजन एटम्स का नंबर तलाश करना है। जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा होता है ना फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके साथ वाला कार्बन गैमा कार्बन। ठीक है, जो कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच है वो बीटा है, जो कार्बन बीटा कार्बन से अटैच है वो गैमा है। ठीक है। अब वो गैमा जो कार्बन एटम है उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज गैमा हाइड्रोजन एटम्स, और वो कितने हैं? एक। तो आंसर क्या होगा? चार्ली। चलो आगे चलते हैं। इफ बोथ एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट विद इन अ कंपाउंड, व्हाट शुड बी द सफिक्स एंड प्रीफिक्स? सफिक्स किसका आता है भाई? सफिक्स आता है पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का, प्रीफिक्स आता है सब्स्टिट्यूएंट का। अब प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? एसिड हैलाइड की है। और सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसकी, इसके बाद किसकी आती है? फिर एसिड अमाइड की आती है। ठीक है, एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी एसिड अमाइड से ज्यादा है। तो जो एसिड हैलाइड है उसका सफिक्स आएगा और एसिड अमाइड का प्रीफिक्स आएगा। एसिड हैलाइड का जो सफिक्स है दैट इज एल्कानोइल। क्या? एल्कानोइल, या फिर ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड। अब यहां पर देखो, ओइल हैलाइड इज द सफिक्स। ठीक है। अब यहां पर एल्कोक्सी कार्बोनाइल ये हो ही नहीं सकता, सफिक्स तो ये हो ही नहीं सकता, अमाइड भी सफिक्स नहीं हो सकता। तो आपको पहले ही पता लग गया कि ये 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेटेड है। अब आपने सिर्फ देखना है कि क्या ये कार्बोमाइल ठीक है। अब जो एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड, ठीक है, इसका जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, एज अ प्रीफिक्स आता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हो? कार्ब अमोइल। कार्ब अमोइल। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बीटा ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलें। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ स्टायरीन इज। अब स्टायरीन क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेंजीन है, ये इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये फर्दर किससे अटैच्ड है? विनाइल से। ठीक है, डबल बॉन्ड विद CH2। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। तो आंसर क्या है? 8। आगे चलें। द नंबर ऑफ मिथाइलिन यूनिट्स इन केस ऑफ ग्लूटेरिक एसिड आर। अब देखो, OMSGA। ठीक है, ये एक जो है ना आपने एब्रिविएशन सी याद रखनी है, OMSGA। अब ओ क्या है? जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली आपस में अटैच हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या? ऑक्सैलिक एसिड। एम से क्या बनता है? मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड में सिर्फ बीच में एक मिथाइलिन यूनिट आ जाता है, इसके दोनों तरफ कार्बोक्सिल होते हैं। सक्सिनिक एसिड, इसमें क्या होता है? 2 मिथाइलिन यूनिट्स होते हैं, 2 मिथाइलिन यूनिट्स होते हैं, और दोनों तरफ क्या होता है? बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स दोनों तरफ होते हैं। ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड में क्या होता है? 3 मिथाइलिन यूनिट्स होते हैं सेंटर में, और दोनों तरफ कार्बोक्सिल होता है। और एडिपिक एसिड में क्या होता है कि 4 मिथाइलिन यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 4 मिथाइलिन यूनिट्स होते हैं, दोनों तरफ कार्बोक्सिल होता है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्लूटेरिक एसिड, तो वो कितने होते हैं?
तीन तो ये मिथाइलिन वाले हैं और इस साइड का एक कार्बोक्सिल का, इस साइड का एक कार्बोक्सिल का, टोटल कितने हो गए 5। तो ग्लूटेरिक एसिड इज अ 5 कार्बन सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा नंबर ऑफ मिथाइलिन यूनिट्स, तो वो कितने हैं 3। तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, चार्ली ऑप्शन। आगे चलें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप तो दोनों आइसोमर्स का सेम ही होता है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी फंक्शनल ग्रुप तो दोनों का सेम ही होता है। टॉटोमेरिज्म देखो, टॉटोमेरिज्म में कितनी टाइप्स थी, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, ठीक है, सॉरी, हाँ, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म या फिर एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म, एल्डो इनोल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो एक फॉर्म जो है वो कीटोन होती है, दूसरी इनोल होती है। एक फॉर्म एल्डिहाइड होती है, दूसरी फॉर्म इनोल होती है। तो आप साफ देख सकते हो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस आ जाता है दोनों स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, दोनों आइसोमर्स में। तो टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये कहाँ से एमसीक्यू आया, ये आपकी केपीके टेक्स्ट बुक में टॉटोमेरिज्म में लाइन लिखी हुई है दैट टॉटोमेरिज्म कैन बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, केपीके टेक्स्ट बुक लाइन है, ठीक हो गया। और इसकी रीजन मैंने आपको समझा दी। द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स एंड एसिमेट्रिकल सेंटर्स इन केस ऑफ टार्टेरिक एसिड इज। टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, COOH और COOH, ठीक है। यहाँ पर जो है वो HOH है, ठीक है, OH H H OH, ठीक है। ये क्या है, टार्टेरिक एसिड। अब वो कहते हैं नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स एंड एसिमेट्रिक सेंटर्स। पहली तो बात ये है, आपकी बुक में बात मेंशन्ड है, स्टीरियोजेनिक सेंटर इज सेम एज एसिमेट्रिक सेंटर, इट इज सेम एज कायरल सेंटर, इट इज ऑल्सो सेम एज डायसिमेट्रिक सेंटर। ये चारों के चारों नाम ही एक चीज के, ठीक है। चलो अब देखो कायरल सेंटर्स कितने, एसिमेट्रिक सेंटर्स कितने, एक ये कायरल कार्बन है, एक ये कायरल कार्बन है। अब ये कायरल कार्बन कैसे है, इसके 4 बॉन्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड है। और ये वाला कायरल कार्बन कैसे है, इसके भी 4 बॉन्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम से सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो दो बेसिकली स्टीरियोजेनिक सेंटर्स भी दो ही होंगे और एसिमेट्रिक सेंटर्स भी दो ही होंगे, सेम चीजें हैं ये। आंसर इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज। आंसर इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज। आगे चलो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन इज। अब 62 किलो जाउल था, इसका आंसर था 62 किलो जाउल पर मोल। अब 62 जाउल गिवन था, बच्चों ने यहाँ पे गलती करनी थी, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब या तो 14.8 किलो कैलोरी पर मोल है या फिर नन ऑफ दीज है। तो अब अगर आप 62 को डिवाइड करो 4 से तो आंसर क्या आता है, 4.18 से नियरली। तो अगर आप 4 से भी कर लो तो नियरली 14.8 के करीब करीब ही आंसर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 62 किलो जाउल पर मोल है वो 14.8 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल है। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये बात भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है, 62 किलो जाउल पर मोल में लिखी है, इसी को हमने कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर लिया। द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन केस ऑफ सल्फोन फंक्शनल ग्रुप इज। देखो जो सल्फोन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन 2 होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन 2 होते हैं, सल्फर एटम एक होता है, ठीक है। सल्फर एटम एक ही होता है, उसने बेसिकली दो दो ऑक्सीजन से क्या किए होते हैं, बॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो आप इसका क्या आंसर मार्क करोगे, सल्फर एटम का नंबर पूछा था, वो कितना होता है, एक। सल्फर एटम कितना होता है, एक ही होता है। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, इन केस ऑफ क्लोरोइथीन क्लोरीन शोज डैश ऑन पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। देखो क्लोरोइथीन, क्लोरीन अटैच्ड है, ये CH डबल बॉन्ड विद CH2, ठीक है, ये क्लोरोइथीन है। अब वो पूछ रहा है पाई बॉन्ड पे क्लोरीन का क्या इफेक्ट होगा। अब मैंने क्या आपको बात बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं, चाहे ये करेक्ट लिखी गई हैं चाहे ये गलत लिखी गई हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का पाई बॉन्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर सिग्मा की बात होती तो फिर हम कहते हैं कि क्लोरीन का क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, ठीक है। आगे चलो, इन दी स्ट्रक्चर्स लोन पेयर किस में डीलोकलाइज नहीं होता। देखो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हम लोग, ठीक है, फ्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप थायोफीन का बनाना चाहो, कॉपी पेस्ट, और थायोफीन में सिर्फ फर्क इतना होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर होता है पायरिडीन का, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, जो कॉन्जुगेशन है ना, उसमें लोन पेयर तब इन्वॉल्व होता है कि जब लोन पेयर को काउंट किए बगैर कॉन्जुगेशन ना बन रही हो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अगेन सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन में अल्टरनेशन होती है। अब ये देखो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर सिग्मा बॉन्ड, ये भी मसला है। तो जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं बन रही, अब आप लोन पेयर को एक काउंट कर लोगे, क्या बना, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन बन रही है। सेम इसी तरह का केस है थायोफिन के साथ। यहाँ पर भी जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। लेकिन ये जो पायरिडीन का केस है, इसमें क्या है, इसमें ये है दैट ये लोन पेयर है, तो सॉरी, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन बिल्कुल वही बेंजीन वाली है, सिर्फ यहाँ पे एक हेटेरोएटम नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे नहीं यूज करोगे, क्यों? क्योंकि उसके बगैर ही कॉन्जुगेशन पूरी है, उसके बगैर डीलोकलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेशन की कंडीशन पूरी है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व होता डीलोकलाइजेशन में। आंसर इज पायरिडीन। आगे चलो, मिथाइल फ्री रेडिकल इज अ डैश बट नॉट डैश। अब मिथाइल फ्री रेडिकल क्या है? CH3 के ऊपर, कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब मेरी बात सुनो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल तो ये होगा ही होगा, इलेक्ट्रोफाइल तो ये होगा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो है। लेकिन लिविस एसिड क्या ये होगा कि नहीं होगा? लिविस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है, उसके पास अकोमोडेट करने की जगह होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है लिविस एसिड। अब यहाँ पे देखो, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एक ही इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसलिए लिविस एसिड ये नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल ये है। तो इसका ऑप्शन आप कौन सा मार्क करोगे? इलेक्ट्रोफाइल ये है, लिविस एसिड नहीं है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट इन लैब्स? ये तो एफडीबी की सिंपल लाइन है। ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन ये दोनों बेसिकली लैब्स में कैरी आउट की जाती है। आगे चलो, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन रिक्वायर्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस? 2 मिथाइल प्रोपेन क्या होता है? इसका सेम फार्मूला होता है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन, ठीक है। टोटल 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन का अल्केन है, चाहे आप पोजिशन आइसोमेरिज्म करके भी कुछ भी शो कर लो, लेकिन है तो ये 4 कार्बन का, तो स्मार्ट हो जाओ, ठीक है। C4H10 ही बनता है इसका फार्मूला, बस इसको लिखने का अंदाज स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो C4H10 के लिहाज से आपने कंबशन इक्वेशन लिख लीजिए, तो CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4O2, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा? XCO2 प्लस Y बाई 2 H2O। सिंपल ये इक्वेशन याद रखनी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, हर तरह के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए अप्लाई होते हैं, एलिफेटिक, ठीक है। चलो, CXHY। अब यहाँ पर आप देखो कि C4H10, अब यहाँ पे आपने वो पूछ रहा है कितने मोल्स ऑक्सीजन गैस के यूज होंगे, X प्लस वाई बाई 4 उसने बोला है। X प्लस वाई बाई 4 अगर आप करो तो 4 प्लस 10 बाई 4, 4 प्लस 10 बाई 4, और ये क्या आता है 4 प्लस 2.5 और 2.5, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 6.5, जो कि किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे? नन ऑफ दीज। आगे चलो, पेंटीन इज डैश एट RTP। ये तो सिंपल था, कार्बन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो अल्कीन्स हैं, या फिर कार्बन नंबर 5 से आगे जो अल्काइंस भी हैं, दोनों में यही सीन है दैट वो लिक्विड्स होते हैं C5 से ऑनवर्ड, और ये इसकी पूरी रेंज है, ठीक है। C5 से C15 तक रेंज है, ठीक है। C5 से C15 तक रेंज है अल्कीन्स के गैस में, तो लिक्विड हो गया, ठीक है। इससे पीछे वाले जो हैं वो क्या हैं भाई? गैसेज हैं। इससे आगे वाले फर्दर हायर मेंबर्ड सॉलिड्स हैं। आगे चलो, डीहाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। अब पहले जो उसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा है दैट ये देखो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो इसको बैक कर देते हैं। अब देखो, आप कहते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करानी है, इस कार्बन से तो हेलोजन रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव करना है? क्या इससे करना है, क्या इससे करना है, क्या इससे करना है? ये बताएगा हमें सेडजेफ रूल। क्या? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल ये कहता है कि जब आप हेलोजन निकाल दो, अब आपने हाइड्रोजन निकालना और आपके पास चॉइसेस हो कार्बन एटम्स में, तो आप उस कार्बन एटम से निकालोगे हाइड्रोजन जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इससे हाइड्रोजन निकालोगे और आपके पास जो बनने वाला होगा ना प्रोडक्ट, वो क्या होगा? 2 पोजीशन पे, यहाँ पर देखो ये एक अल्कीन बनेगा, ठीक है, ब्रोमीन निकल गया उससे, अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सही है। अब इसका नाम बताओ, 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, और 5 कार्बन की इसकी पेरेंट चेन है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 2 मिथाइल 2 पेंटीन। अब यहाँ पर देखो, बच्चों ने ज़्यादातर ने ये मार्क कर दिया होगा, हालांकि आप देखो ये मैंने ऑप्शन दिया ही इसलिए था कि आप मार्क कर दो,
सही है। अब यहाँ पे तो कार्बन ही पूरे नहीं है, 4 जमा 1 5, हालांकि जो आपका मेन जो रिएक्टेंट था वो रिएक्टेंट ही 6 कार्बन का है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 कार्बन वाला एल्कीन कोई बन जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है भाई, नन ऑफ दीज है। ठीक है, 1 पेंटीन 2 पेंटीन तो हो ही नहीं सकता और चार्ली भी नहीं हो सकता। आगे चलो, विच ऑफ दीज कैन नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो एलम जो है ना, इट इज डिफरेंट देन एलुमिना। एलुमिना क्या होता है, Al2O3, ये एलुमिना होता है। ठीक है, जो एलम है वो बेसिकली पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट और उसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन को मिला के एक पूरा कंपाउंड है। ठीक है, इसको आप डबल सॉल्ट कहते हो। क्या कहते हो, डबल सॉल्ट कहते हो। तो एलम इसका आंसर नहीं है। विच ऑफ दीज कैन नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो H2SO4 तो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डिहाइड्रेशन में आपने यूज होता देखा है। तो एलम जो है वो करेक्ट आंसर है, नॉट एक्ट था। ठीक है, पेंटाइन इज डैश एट आरटीपी, तो जिस तरह मैंने रेंज आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, जहाँ तक बात है रेंज की, तो अल्कीन और अल्काइन दोनों के केस में भी यही होता है दैट जो C5 वाला मेंबर है उससे ऑनवर्ड्स जो है वो लिक्विड शुरू होते हैं। ठीक है, उससे ऑनवर्ड्स जो है वो लिक्विड्स शुरू होते हैं। तो इसमें भी अगर आप रेंज देखो तो इसमें C5 से C12 तक की रेंज है। क्या है, C5 से C12 तक की रेंज है, और उससे ऑनवर्ड सॉलिड है, इससे पीछे जो है वो गैसेज हैं। तो अब ये देखो C5 वाला क्या था, लिक्विड था। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज फॉर डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। कैन नॉट बी यूज, ये बात याद रखना, उसने क्या पूछा, कैन नॉट बी यूज। तो मिथानॉल और CCl4 ही बेसिकली बुक्स में मेंशन थे, ये दोनों ही ऑप्शंस मेंशन थे। तो ये दोनों तो यूज हो सकते हैं, तो बोथ ऑफ दीज भी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि उसने पूछा कैन नॉट, इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, डैश कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन सॉल्वेंट डैश रिलीजिंग H2 गैस। पहली तो बात ये है कि सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिए गए, अल्काइंस के। तो अल्काइंस में टर्मिनल अल्काइंस ही सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। 2 ब्यूटेन के पास तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। बोथ ऑफ दीज तो अब हो ही नहीं सकता, या तो नन ऑफ दीज होगा या प्रोपाइन होगा। अब प्रोपाइन बेसिकली इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन आइटम होता है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपकी एक बुक में मेंशन्ड है दैट ये एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। ये भी कर सकता है, लिक्विड अमोनिया भी ऑप्शन है, लिक्विड अमोनिया भी कर सकता है इसकी जगह, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी कर सकता है। इसलिए जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब ये किस बुक में लिखा है, ये बेसिकली बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में आई गेस लिखा था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी इसके लिए एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है। आगे चलो, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने थे बेंजीन में, 12, जिनमें से 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो थे कार्बन हाइड्रोजन के थे, 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो थे वो कार्बन कार्बन के थे। उसने पूछा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन, तो वो कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के नहीं पूछ रहा, कार्बन कार्बन के पूछ रहा है। तो 6 है, तो इसका मतलब 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन कार्बन वाले, तो इसका आंसर है अल्फा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टर। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये है जी आपका बेंजीन, और ये जी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो पहला वो कहता है ऑप्शन में एनिसोल, इट इज OCH3, इट इज OCH3। दूसरा वो कहता है एनिलीन, NH2। और तीसरा वो क्या कहता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड, यानी कार्बन है और 3 क्लोरीन लगे हैं। बेंजो ट्राइक्लोराइड का क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताओ इसमें से मेटा डायरेक्टर कौन सा होगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये है कि जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है, अगर वो अपने ग्रुप में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, अगर उसके ग्रुप में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई नहीं है, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ठीक है, अब ये ऑर्थोपैरा है, इसके साथ जो OCH3 में जो O है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन है ना, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई भी नहीं है। इसी तरह NH2 में N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे इस ग्रुप में से। ठीक है, तो ये भी जो है बेसिकली किसकी एग्जांपल में आएंगे, ये दोनों ऑर्थोपैरा के। अब यहाँ पर देखो कार्बन है, अब कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से लगा है, लेकिन कार्बन की जो पूरा ग्रुप है CCl3 का, इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन एटम। तो ओवरऑल ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टर होगा। तो ये मैंने जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक के लिए याद रखो, बेंजो ट्राइक्लोराइड इज अ मेटा डायरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। ये कौन सा अभी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आप यूज करते हो V2O5 एज कैटलिस्ट। ठीक है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट रिएक्शन है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बोथ ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब जो मैंने गलती की है आपके सामने अभी, यही वो गलती है जो ज़्यादातर बच्चों ने की होगी। और वो क्या है, वो गलती ये है कि मैंने लफ्ज़ लिखा था कैन नॉट बी यूज्ड। तो ये जो K2Cr2O7 और KMnO4 है, ये दोनों के दोनों ही यूज़ नहीं हो सकते फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू मैलिक एनहाइड्राइड। यूज़ क्या होता है, V2O5। तो ये जो कैन नॉट वाली बात है ना, ये बात ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और ये कहलाई जाती है सिली मिस्टेक। ठीक है, चलो, द साइड रिएक्टेंट इन केस ऑफ रीडल क्रैफ्स एसाइलेशन इज, एसाइलेशन में क्या यूज होता है, एसिड हैलाइड यूज होता है, RC डबल बॉन्ड O
और Cl भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है एसिड हैलाइड। तो यहाँ पर एसिड हैलाइड कौन सा है, ये भी नहीं हो सकता। इसाइलियम आइन तो हो नहीं सकता, ये तो बेसिकली इंटरमीडिएट है ना, बीच में आता है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। और बोथ बी एंड सी ये वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। एल्कानोइल हैलाइड इज द आईयूपैक नेम, जनरल आईयूपैक नेम ऑफ एसिड हैलाइड, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलो, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एंड पे क्या बन रहा होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ वाटर बन रहा होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ वाटर बन रहा होता है, वो रिएक्शन रिवर्स भी चल सकता है। और आप देखोगे दैट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन जो गिवन है पीटीबी में, उसमें ये वाला एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन के तौर पे पढ़ाया गया कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन जो हम लोगों ने बेंजीन में आगे जाके रिएक्शंस में पढ़ी थी, उसका जब रिवर्स करते हो तो वही बेसिकली बेंजीन का मेथड ऑफ प्रेपरेशन बन जाता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका आंसर बोथ ऑफ दीज नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, अल्फा होगा, क्योंकि बीटा में इरिवर्सिबल है, वो रॉन्ग है। तो ओनली अल्काइल हैलाइड टू एग्जिस्ट बाय नेचर आर, अल्काइल हैलाइड्स होते ही सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। आपने बुक में एक लाइन पढ़ी होगी, अल्काइल हैलाइड्स आर सिंथेटिक कंपाउंड्स, उसका मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। ब्रोमिनेशन ऑफ एन प्रोपेन विल प्रोड्यूस एन अल्काइल हैलाइड विच विल, अब एन प्रोपेन की ब्रोमिनेशन करा रही हो यानी आपको एक अल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। अब आपको पता है कि जो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड, ये दोनों जो हैं इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, डेंसिटी जो इनकी वाटर से कम होती है। जबकि जो अल्काइल ब्रोमाइड है और अल्काइल आयोडाइड है, इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होती है, वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। तो अब इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। अब इनकी डेंसिटी क्योंकि वाटर से ज़्यादा होती है तो ये वाटर में सिंक कर जाते हैं और ये वाटर पे फ्लोट कर जाते हैं। ये बात किस पे लिखी हुई है, केपी के टेक्स्ट बुक पे, सही है। तो इसके लिहाज से आप ये देखोगे सिंक इन वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो फ्लोट इन वाटर नहीं, ये नहीं कर सकते, हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट याद करा दिया और सिंक इन वाटर इसका आंसर है। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम साइनाइड, देखो अल्काइल हैलाइड क्या है, आर फॉर एग्जांपल आर आप ले लो, एक्स ले लो, ठीक है, साथ सोडियम साइनाइड NaCN है, ठीक है। ये आपका पंजाब टेक्स्ट बुक में से MCQ लिया गया है और उन्होंने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है मेंशन किए थे अल्काइल हैलाइड्स के। अब इसमें क्या होगा, सिंपल ये होगा कि ये जो X है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय द साइनाइड आयन, ठीक है। अब ये साइनाइड X की जगह ले लेगा और RCN बन जाएगा जो कि है एक अदद नाइट्राइल, जो कि है एक अदद नाइट्राइल, ठीक है। अल्कीन भी नहीं हो सकता और नाइट्रो अल्कीन भी नहीं हो सकता, रिएक्शन नॉट पॉसिबल भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ऑल्दो अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज स्टिल प्रेफर्ड ओवर आयोडीन टू मेक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बुक की लाइन है, केपी के टेक्स्ट बुक की लाइन है। और इसकी रीजन क्या है, एक तो ये लेस टॉक्सिक होता है ब्रोमीन, एक तो ये लेस टॉक्सिक होता है और दूसरा ये चीपर होता है, आयोडीन से ज़्यादा चीप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे चीप वाली तो बात लिखी ही नहीं है, लेस टॉक्सिक, ठीक है। डेंसिटी वाली बात भी नहीं है और बोथ ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। आगे चलो, टर्शरी अल्कोहल, देखो आप यहाँ कहोगे कि ब्रोमीन के आयोडीन से डेंसिटी तो कम, भाई बात ये है उसने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपने करना है कि आप ब्रोमीन को आयोडीन पर प्रेफर क्यों करते हो। आपने ये नहीं बताना कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्या नहीं है। डेंसिटी तो कम है ब्रोमीन की आयोडीन से, बात ये नहीं है कि डेंसिटी कम होने की वजह से हम थोड़ी इसको प्रेफर कर रहे हैं, वो तो कोई रीजन नहीं है ना, उसने एक्चुअल रीजन पूछी है, रीजन टॉक्सिसिटी कम है और चीपर ज्यादा है, ये रीजन है। आगे चलो, टर्शरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद व्हाट, अगर देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो ना, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो फिर क्या बनाता है भाई, फिर बनाता है एक प्राइमरी अल्कोहल। अगर एसिटल्डिहाइड या कोई हायर एल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो जाए या इससे भी कोई भी हायर एल्डिहाइड हो जाए, ठीक है, तो उनसे क्या बनाता है ये अदर सेकेंडरी अल्कोहल, इसके लिए प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कीटोन से रिएक्शन हो जाए, कीटोन से हो जाए, एस्टर से हो जाए, तो दोनों केस में क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर कीटोन कौन सा था, एसीटोन था, ठीक है। आगे चलो, ग्लाइकोल इज डैश अल्कोहल, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल होता है 2 कार्बन पे इकट्ठे हाइड्रोक्सिल लगे हों एडजेसेंट कार्बन पे। ग्लिसरोल होता है 3 कार्बन पे एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल लगे हों, ठीक है, 3 कार्बन हों और सक्सेसिवली उनके ऊपर जो है वो एक एक हाइड्रोक्सिल लगा हो, ठीक है, OH OH और OH, ये ग्लिसरोल होता है, ये ग्लाइकोल होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोल का नाम भी आपको छोटा लग रहा है ग्लिसरोल से, तो इससे याद रख लो, इस पे 2 होंगे, इसमें 3 होंगे, भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो अब ये ट्राइहाइड्रिक नहीं हो सकता, टर्शरी ये भी नहीं हो सकता। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली बात है ना, एक बात बड़ी गौर से सुन लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाली बात तब होती है जब एक फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ठीक है, जब एक लगो। अब यहाँ पे उसी तरह के 2 लग गए हैं, आप इसमें से ये नहीं कह सकते ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये बात नहीं हो सकती, ठीक है, और इसमें भी नहीं हो सकती। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्लासिफाई कर सकते हो, इसका आंसर बीटा भी नहीं हो सकता, बोथ ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, आंसर है नन ऑफ दीज। ऑक्सीरेन्स रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म अल्कोहल्स, ऑक्सीरेन क्या होते हैं, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर क्या होते हैं भाई बताओ,
साइक्लिक ईथर क्या होते हैं? इपोक्साइड्स बेसिकली, इपोक्साइड्स का ही नाम है, ये सारे नाम आपकी टेक्स्ट बुक्स में लिखे हैं। इपोक्साइड्स, ऑक्सीरेंस, साइक्लिक ईथर, ये सब आपकी बुक्स में लिखे हैं, ठीक है। अब इपोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये CH2 और ये दोनों O से लगे हुए हैं, ये जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं ना, RMgX से रिएक्ट करता है, तो फिर ये एक अल्कोहल बनाता है। और R किसी एक कार्बन के साथ जोड़ दो, R CH2 और साथ OH, ठीक है, OH, ये बेसिकली आपके पास अल्कोहल बनता है। और ये रिएक्शन पीटीपी में मेंशन्ड है। तो ये आपने जो है इसका क्या आंसर मार्क करना था? नन ऑफ दीज। क्या आंसर मार्क करना था? नन ऑफ दीज, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो इसके साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। और अब आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना क्यों है भाई? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलमोस्ट हर फंक्शनल ग्रुप में आता है। अल्केन्स की प्रेपरेशन हो गई, ठीक है, आगे आप देखोगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स का ये रिएक्शन में आता है, एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में आता है, ये ऑलमोस्ट हर जगह आ रहा है, तो आपको करना तो पड़ेगा। ऑल्दो ने सिलेबस में मेंशन नहीं किया। HBr रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म, HBr का अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन पॉसिबल भी है? बिल्कुल भी नहीं। बुक में एक लाइन गिवन है, HI तो रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, HI तो रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल के साथ, और क्या बना देता है? अल्काइल आयोडाइड। लेकिन HBr रिएक्ट नहीं कर सकता अल्कोहल के साथ, ये लाइन स्पेसिफिकली बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। और इसकी रीजन इसके मैकेनिज्म में छुपी हुई है। मैकेनिज्म डिटेल में बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो ये बुक की लाइन है। अल्काइल ब्रोमाइड भी नहीं, ब्रोमो अल्कोहल भी नहीं, बोथ ऑफ दीज भी नहीं। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। आगे चलो। द ओवरऑल नेचर ऑफ फिनोल इज डैश एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू डैश। ओवरऑल नेचर फिनोल की क्या है? बुक में लिखी हुई है लाइन, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइट एसिडिक, ठीक है, स्लाइट एसिडिक। अब आप क्या इससे एक्सपेक्ट करते हो? एक एसिड से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, एसिड रेड कर देता है। लेकिन 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 स्लाइट लिखा हुआ है, बुक में एक लाइन है दैट जो फिनोल की एसिडिटी है, इट इज नॉट दैट मच एसिडिक कि वो लिटमस पेपर को अफेक्ट कर सके। सो फिनोल हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर बिकॉज इट्स एसिडिटी इज वेरी स्लाइट, इट इज नॉट अप्रिशिएबल टू दैट एक्सटेंट कि वो लिटमस पेपर को अफेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस को ब्लू ही रखता है, ठीक है, रिमेन्स ब्लू। अब यहाँ पर देखो वीक एसिड का ऑप्शन, वीक बेस तो ये है ही नहीं, वीक एसिड ये है लेकिन रेड नहीं करता, ठीक है। अब वीक एसिड है और रिमेन्स ब्लू, ये वाली बात ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रिमेन्स ब्लू, कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन यील्ड्स डैश अलोंग विद द फिनोल। अब बुक में जो एग्जांपल लिखी हुई है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन की, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। ये फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एफटीपी में मेंशन है वहां पर। अब आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है इसको आप क्या कहते हो? इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन भी कहते हो, क्यूमीन, ठीक है। अब क्यूमीन का जब रिएक्शन होता है ना, एसिडिक ऑक्सीडेशन होती है, तो उससे क्या मिलता है आपको? एक एसीटोन और एक फिनोल। लेकिन यहाँ पे आइसोब्यूटाइल था, अब आइसोब्यूटाइल का तो रिएक्शन ही नहीं है, तो इसलिए एसीटोन तो ये करेगा नहीं, प्रोपानोन भी नहीं करेगा, प्रोपानोन एसीटोन एक ही चीज़ें हैं, और बोथ ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। तो आपने गौर से पढ़ना होता है एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो चार चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सोडियम मेटल, NaOH, ठीक है, और NaHCO3, NaHCO3 और Na2CO3। अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जी, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब अल्कोहल सिर्फ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बाकी तीनों के साथ नहीं करता। फिनोल सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग कॉस्टिक सोडा इसको कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसके साथ भी रिएक्ट नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड चारों के साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड चारों के साथ करता है। ये टेबल याद रख लो, आपके इस तरह के सब एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू की बात कर रहा है। फिनोल कैन डिजोल्व इन कॉस्टिक सोडा, फिनोल कैन डिजोल्व इन कॉस्टिक सोडा, करेक्ट। फिनोल कैन डिजोल्व इन कार्बोनेट्स, नो, फिनोल कैन नॉट डिजोल्व इन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये बात पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, कोई भी बात आउट नहीं है, सब की सब बातें आपकी टेक्स्ट बुक्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट डिजोल्व इन कार्बोनेट्स, अब वो कह रहे कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट डिजोल्व इन कार्बोनेट्स, ये बात रॉन्ग है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब बोथ ए एंड सी का भी उसने ऑप्शन दिया था कंफ्यूज करने के लिए। अब ये बात जो है वो गलत इन्होंने दी है, तो आप बोथ ए एंड सी तो चूज कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये बात भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये तो वैसे ही इनकरेक्ट, ठीक है। फिनोल कैन डिजोल्व इन कॉस्टिक सोडा। वट इज ट्रू अबाउट पिक्रिक एसिड? रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं भाई, येलो होता तो फिर भी बात है, येलो के साथ करेक्ट था, रेड के साथ ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो रेड तो नहीं हो सकता। आगे चलो। एक्सप्लोसिव व्हेन मॉइस्ट, नो, एक्सप्लोसिव व्हेन ड्राई होता तो बात थी, मॉइस्ट के साथ नहीं। मॉइस्ट तो इसको खुद रखते हैं, इसको एक्सप्लोजन से बचाने के लिए ही तो मॉइस्ट रखते हैं। ये कह रहे हैं एक्सप्लोसिव व्हेन मॉइस्ट, गलत बात है, ठीक है। ये दोनों बातें आपकी बुक में लिखी हैं,
तो विच इज ट्रू अबाउट पिक्रिक एसिड, दोनों गलत हैं, तो नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है कि जो सिल्वर के आइंस हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं इनटू सिल्वर एटम्स, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब की साइड पर, इसलिए उसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको टॉलेंस टेस्ट भी कहते हैं, टॉलेंस टेस्ट इज अ सिल्वर मिरर टेस्ट एज वेल। ठीक है, अब ये जो Ag+1 से 0 पे जा रहा है, ये कन्वर्जन हो रही है एक्चुअल में, और बेसिकली Ag+1 से 0 ही की तरफ क्यों जा रहा है, नॉर्मल इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 0 की तरफ क्यों जा रहा है भाई बताओ। इसकी रीजन ये है, देखो इसकी रीजन ये है दैट ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिस तरह आप एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, तो ये एल्डिहाइड्स का टेस्ट है, सही है। तो एल्डिहाइड्स को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, फर्दर एल्डिहाइड्स को अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, कॉपर का तो लिंक ही नहीं है यहाँ पर, Ag+1 से +2 में तो नहीं जाता, Ag+2 से Ag की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, Ag+1 से 0 की तरफ जाता था, नन ऑफ दीज। आगे चलो, द कलर ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन आफ्टर रिएक्शन विद प्रोपेनॉन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फिलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस टेस्ट तीनों के तीनों सिर्फ एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, फिनोल्स सॉरी कीटोन्स पॉजिटिव नहीं देते। ठीक है, कीटोन्स तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट देते हैं। अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन का जो नॉर्मल कलर था वो ब्लू होता है, नॉर्मल कलर इसका क्या होता है, ब्लू होता है, रेड भी नहीं हो सकता, ब्रिक रेड भी नहीं हो सकता, ग्रीन भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं है, ब्लू इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि द कलर ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन आफ्टर रिएक्शन विद प्रोपेनॉन, यानी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो जब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो उसका ओरिजिनल कलर क्या था, ब्लू था, और वैसे अगर कोई एल्डिहाइड होता है इसकी जगह तो इसका कलर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू से ब्रिक रेड में। ये बात याद रखना, जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है या फिर फीलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, दोनों में ब्लू से कलर चेंज होता है इनटू ब्रिक रेड। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर था, ब्लू ही रहेगा। ठीक है, आगे चलो, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस। अब वो पूछ रहा है कैन रिड्यूस, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स को ये रिड्यूस कर सकता है, कार्बन कार्बन को नहीं कर सकता, मैंने लेक्चर में बताया था और बुक में भी मेंशन्ड है। बोथ ऑफ दिस भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। ये बड़ा ही सिंपल सा एमसीक्यू था, आसान सा। रिएजेंट फॉर क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड। अब क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड का ऑप्शन पढ़ने से पहले अपने माइंड में याद कर लेते हैं, ऑप्शन वाला कंफ्यूज ना करे आपको। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड क्या था, जिंक एमेलगम, यानी जिंक इन मरकरी। एमेलगम क्या होता है, एमेलगम इज के कोई भी मेटल जब मरकरी में डालते हो तो उसको एमेलगम कहते हैं। ठीक है, डेंटल फिलिंग्स भी इस्तेमाल होता है। जिंक एमेलगम इन HCl, जिंक एमेलगम इन HCl। अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन है, प्रोडक्ट तो एल्केन ही है, प्रोडक्ट तो इसका एल्केन ही है। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड या फिर वोल्फ-किशनर रिडक्शन मेथड, दोनों में एल्केन बनता है। N2H4HCl गलत, पहली बात गलत होगी। जड़े KOH नहीं भाई, KH तो नहीं, यहाँ पे HCl होना चाहिए। N2H4 फिर से आगे नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ इथेनॉल देता है, इथेनॉल देता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में से 2 एल्कानोल्स देते हैं, 2 एल्कानोल्स। ठीक है, 2 एल्कानोल्स। और अगर एल्डिहाइड देखो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है, एसिटाल्डिहाइड देता है। ठीक है, और अगर आप कीटोन्स देखो तो 2 एल्कानोन्स देते हैं, 2 एल्कानोन्स। ठीक है, यानी जिसके अंदर सेकेंड कार्बन, जो जिसके अंदर अल्फा मिथाइल लगा होता है। ठीक है, और 2 एल्कानोन्स लिखना था, ONE। ठीक है, ONE। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन देखो 2 ब्यूटानोल, तो ये 2 एल्कानोल में से आता है, ये 2 एल्कानोल्स में से है, सही है, तो ये तो देगा। प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड नहीं देगा, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा। 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन। अब 2 ब्यूटानोन देगा, क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल के साथ बिल्कुल मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, कार्बोनाइल के बिल्कुल साथ जब मिथाइल लगा होता है तो ये बेसिकली देता है आइडोफॉर्म टेस्ट। जिस तरह एसिटाल्डिहाइड देख रहे हो, इसमें भी कार्बोनाइल के बिल्कुल साथ मिथाइल है, तो कैन नॉट गिव था। अब बहुत सारे बच्चों ने बहुत बियंड सी लगा दिया होगा इस बड़े नाम को देख के, हालांकि इसको मैंने डिकोड करके आपको बता दिया कि ये देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, प्रोपियोन एल्डिहाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है दैट एसिडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का जो नाम है ये आई इसलिए रहेगा, इसकी सबसे केमिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो एसिडिटी है। ठीक है, और डोर इसकी प्रॉपर्टी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे केमिकल प्रॉपर्टी में, ना डेंसिटी, ये सब तो फिजिकल बात हो गई। ठीक है, केमिकल बात में एसिडिटी इसकी इंपॉर्टेंट है। द pKa वैल्यू फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश द मिनरल एसिड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ऑब्वियस बात है मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक एसिड उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर आप Ka वैल्यू की बात करते तो Ka वैल्यू तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कम होती, क्योंकि Ka जो है वो मेजर ऑफ एसिडिटी होता है, मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। ये जितना ज़्यादा होता है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जितना ये कम होता है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो अगर Ka की बात होती तो उस केस में Ka वैल्यू कम होती कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि ये वीकर है।
लेकिन जो पी के ए है वो इसका के ए का नेगेटिव लॉग है। पी के ए के लिए हिसाब उल्टा होता है, जितनी पी के वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी एसिडिटी कम होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के ए वैल्यू जो है वो ज़्यादा है मिनरल एसिड से, इसीलिए ही तो हम ये कहते हैं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीकर देन मिनरल एसिड, क्योंकि उसकी पी के वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोर। आगे चलो, क्लोरो एसिटिक एसिड इज डैश टाइम्स मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, इसका करेक्ट आंसर है 100 टाइम्स, ये कि आपकी टेक्स्ट बुक लाइन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आगे चलो, एसिटिक एसिड कैन नॉट रिएक्ट विद, अब मैंने आपको जो ऊपर टेबल बताया, किधर के वो टेबल, ये है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड इन चारों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड कैन नॉट रिएक्ट विद, अब सोडियम मेटल इसके साथ कर सकता है, कॉस्टिक सोडा कर सकता है, बाइकार्बोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलो, द रिएक्शन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल विद एसिटिक एसिड यील्ड्स अ बाय प्रोडक्ट हुज स्मेल इज, पहले तो देखो अल्कोहल का जो अल्काइल है और इसका जो एसिड है ये आएगा, तो बेंजाइल एसीटेट बनता है। ठीक है, बेंजाइल एसीटेट एस्टर बनता है इससे, बेंजाइल एसीटेट। और इसका जो इसकी जो स्मेल होती है वो तो आपको पता है कि जैस्मीन होती है, जैस्मीन फ्लेवर। लेकिन मसला इसमें क्या था, उसने क्या बोला है, उसने पूछा ही नहीं है मेन प्रोडक्ट का, उसने पूछा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर बनता है, स्टाइरिफिकेशन में क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट वाटर बनता है। अब वाटर की क्या स्मेल है, वाटर तो अडोरलेस होता है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, और से पढ़ना था। द डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच प्रोड्यूसेस डाइएसाइल ऑक्साइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाइएसाइल ऑक्साइड क्या होता है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, ये देखो, ये एक एसाइल ग्रुप है, ये दूसरा एसाइल ग्रुप है, और दरमियान में क्या है, ऑक्सीजन है। और ये क्या है, डाई एसाइल ऑक्साइड है। और इसका अगर आप सिंपल देखो तो ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो ऐसा कौन सा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन कराओ तो उससे आपको क्या मिले, डाई एसाइल ऑक्साइड यानी एसिड एनहाइड्राइड मिले। तो वो आपकी बुक में मेंशन है, P2O5 वाला रिएक्शन है ये। जब P2O5 यूज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड दो कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बना देते हैं और वाटर रिलीज हो जाता है। आगे चलो, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्केन्स रिक्वायर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करा रहे हो एल्केन्स में, तो आप इसमें क्या यूज़ करते हो, RCOOH और प्लस 6 मोल्स ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज़ें आप यूज़ करते हो, रेड फॉस्फोरस भी यूज़ करते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड भी यूज़ करते हो, बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। द लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अब इसमें देखो आपने ऑर्डर देखना था, एसिड हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एसिड हैलाइड सबसे ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद एनहाइड्राइड आता है, एनहाइड्राइड आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है जिसकी राउंड अबाउट एस्टर के साथ इक्वल इसकी रिएक्टिविटी होती है। और फिर एस्टर के बाद जाके क्या आता है, अमाइड, एस्टर के बाद क्या आता है, अमाइड, और अमाइड के बाद आता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिएक्शन है वो किसका होता है, एसिड हैलाइड का। तो ग्रेटर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी किसका होगा भाई, एसिड हैलाइड यानी एल्कानोइल हैलाइड, जो इसका आईयूपैक नेम। डाइएसाइल ऑक्साइड किसको कहते हैं भाई, ये कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड को, एस्टर अमाइड नहीं हो सकते। आंसर इसका क्या है, अल्फा ऑप्शन, एल्कानोइल हैलाइड। तो ये था हमारा आज का टेस्ट, और सॉरी एक MCQ रह गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड। तो इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन ये जो अपना बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो HCl है। तो यहाँ पे इसने H2 बोला, ये बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन बोथ ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था हमारा आज का ग्रैंड टेस्ट अपॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आई होप आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो रिफाइन हुए होंगे, और ये काफ़ी सारे इसके अंदर जो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। और उनसे ये होगा कि जब आपका ये टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट होगी ना, तो ऑलमोस्ट सब के सब प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट्स होंगे वो आपकी टिप्स पर होंगे। ठीक है, वो आपकी टिप्स पर होंगे। और सेकेंडली, जिसका स्कोर कम भी आया है ना, जिसका स्कोर कम भी आया और उसने ये डिस्कशन सुन ली है, तो यकीन करें मैं आराम से कह सकता हूँ दैट उसका जो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग की जो डेप्थ है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा अगर वो अपने मार्क्स को देखने के बजाय अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करे और ये इरादा करे कि जो अगला टेस्ट होगा वो मैंने ज़्यादा अच्छे से देना है। ठीक है, अगर तो टेस्ट आपके अंदर ये फीलिंग लाता है कि आपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है, तो वो टेस्ट आपके लिए प्रोडक्टिव है। अगर एक टेस्ट आपको सिर्फ उससे डिप्रेशन हो रहा है और आप कहते हो कि ये MCQs जो हैं वो नहीं अच्छे, ठीक है, हालांकि हर MCQ आपकी टेक्स्ट बुक से उसको रेफरेंस आपको दिया जा सकता है, तो फिर इस केस में आप जो है वो गलती पर हो। ठीक है, अगर तो ऐसा होता ना कि MCQs आपके सिलेबस से बाहर के होते, तो फिर तो आपकी गलती नहीं थी, फिर तो टेस्ट बनाने वाले की गलती थी। लेकिन अगर सारे MCQs आपके सिलेबस में से हैं, तो फिर जहाँ पर कमी है वो आपकी तरफ है। ठीक है,
वो आपकी तरफ है, आपको अपनी वीकनेस पर वर्क करना है और नेक्स्ट टेस्ट में ये इरादा करके आना है कि इससे मैं बेटर परफॉर्म करूंगा या करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रही होगी ये डिस्कशन। और अब से आप जो है वो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करेंगे? बाय रीडिंग द स्टेटमेंट ट्वाइस, बाय रीडिंग द स्टेटमेंट मोर केयरफुली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।